जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले महेश कुमार बर्नवाल जी का बुक। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। यह जो बुक है दोस्तों, इसमें दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला जो है भौतिक विज्ञान और दूसरा जो है रसायन विज्ञान, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। यह बुक जो है दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित है और कक्षा 6 से लेकर 12 तक जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं और हर एक प्रश्न इसमें दिया गया है दोस्तों। तो कृपया वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और आज हम लोग फिजिक्स का जितने भी इसमें एमसीक्यू प्रश्न है वो एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। और यह बुक बहुत ही कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस बुक को एक बार देख लीजिए। यह जो है आप लोग का बुक है जो कि महेश कुमार बर्नवाल जी का है। अगर आपके पास नहीं है तो कृपया इस बुक को खरीद लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। इसका प्रिंट की अगर बात किया जाए तो प्रिंट ज़्यादा नहीं, 280 रुपया दोस्तों। यह भूमिका है दोस्तों और यह यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। चैप्टर लिस्ट है, यानी चैप्टर लिस्ट है दोस्तों। सूची विषय सूचियाँ हैं और नीचे आपका स्टार्ट होता है यहाँ से आपका एमसीक्यू प्रश्न। कृपया आप लोग अगर बुक है तो मिलाते चलिए, नहीं तो सुनते चलिए दोस्तों। पहला प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है? कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है तो दोस्तों जूल होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? इसमें से आप लोग को बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो डॉप्सन का मात्रक क्या होता है? डॉप्सन का मतलब डॉप्सन किससे मापता है दोस्तों? तो यह मापता है दोस्तों ओजोन के घनत्व को मापता है, ना कि ऊष्मा की इकाई के। तो यह जो है दोस्तों यह गलत है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों? आवेग का मात्रक है। तो आवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आवेग का मात्रक की अगर बात किया जाए तो न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन सेकंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों? सही सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल। और आवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन प्रति सेकंड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सी अदिश राशि है? तो घनत्व जो है दोस्तों अदिश राशि है। घनत्व क्या है दोस्तों? तो अदिश राशि है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो रेडियन जो है दोस्तों कोणीय विस्थापन का मात्रक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र बनाया गया हो क्या कहलाता है? तो वह रेडियन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वह रेडियन। देखिए इधर दिया हुआ होगा ऑप्शन, तो वह रेडियन। देखिए यहाँ पर रेडियन दिया गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसे भी जो है मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोमीटर का काम है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापना। क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापना। और स्फिग्नोमीटर की अगर बात किया जाए तो यह रक्त दाब को मापता है दोस्तों। अगर बोलोमीटर की बात किया जाए तो यह विकिरण ऊर्जा को मापता है। अगर पैरोमीटर की बात किया जाए तो यह उच्च ताप को मापता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? यानी एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? दाब की इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक है दोस्तों? तो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। किसकी मात्रक है? ज्योति तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। अदिश राशि बताना है कि इसमें से अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा जो है दोस्तों अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? पीछे अदिश पूछा था, इसमें सदिश पूछा था। सदिश कौन है दोस्तों? वेग जो है दोस्तों सदिश राशि है।
अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है दोस्तों, दूरी की जो है पार्सेक इकाई है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन क्या होगा दोस्तों, तो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है, तो गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, किसी लटकी हुई कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाता है। ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों, तो जड़त्व के नियम के कारण। किसके नियम के कारण होता है, तो जड़त्व के नियम के कारण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आते हुए गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है। ऐसा क्यों करता है दोस्तों, तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए, जिससे कि हाथ में चोट न लगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कथन दिया गया है और इस पर विचार किया गया। पहला कथन क्या है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाती है। ऐसा क्यों, तो जड़त्व के कारण। यह जो है सही है। अब दूसरे कथन को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कथन इस साइड दिया गया है। दूसरा कथन क्या है दोस्तों, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, किसके कारण, तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। तो ये भी जो है कथन सही है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन कथन ए और कथन बी जो है सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव किधर की ओर हटता है, तो नाव जो है दोस्तों पीछे हटती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है दोस्तों बल को परिभाषित करता है। किस राशि को परिभाषित करता है, तो बल को परिभाषित करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप गति में दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा, तो 45 डिग्री कोण पर कूदना होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या समान होता है, तो त्वरण जो है दोस्तों समान होता है। अगर शून्य में कोई वस्तु को आप लोग गिराते हैं तो उसका त्वरण समान होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका किस कारण होता है दोस्तों, तो किसके कारण अश्वारोही को गिरने का आशंका होता है, तो विश्राम जड़त्व के कारण होता है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की दिशा में गिरते इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है या समझाया जा सकता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी निकाय पर बाह्य बल यानी किसी निकाय पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है, तो वह किसके परिवर्तन के बराबर है दोस्तों, तो कुल ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है। बात है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो किसी वस्तु द्वारा कार्य किया गया कैसा हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो हमारा तीनों जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा राशि का मात्रक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है, तो कार्य यानी कि वर्क टाइम एंड पावर में क्या संबंध है, तो दोस्तों कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है दोस्तों शक्ति गुणे समय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, तो शून्य होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए, शून्य। इधर ऑप्शन दिया गया होगा, देखिए यहाँ दिया गया है शून्य होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने वाला सूचियों को सूची 2 से हम लोग को मिलाना है, तो देखते हैं मिला के
क्या कह रहा है, सूची ए को सूची दो से मिलाइए। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर का काम क्या है दोस्तों, तो लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा हम लोग के 3। अब आते हैं परमाणु बम। तब परमाणु बम का काम क्या है दोस्तों, तब परमाणु बम का काम है रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। तब बी के क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अब डायनोमो, तो डायनोमो का काम क्या है दोस्तों, तो डायनोमो का काम है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में ऊर्जा में बदलना। सी के क्या हो जाएगा 2। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर का काम क्या है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डी के क्या हो जाएगा ए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो सृजन किया सकता है और न तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा है जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव कैसा होता है दोस्तों, तो भारहीनता का अनुभव होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों मंद हो जाती है दोस्तों, तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में इसलिए मंद हो जाती है क्योंकि ग्रीष्म काल में लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, जिससे कि इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, तो पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है, जिसके कारण जो है पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसके गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल कोई क्यों नहीं है दोस्तों, तो क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल से कम है, जिसके कारण चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार होता है, ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कैसा होता है दोस्तों, तो शून्य होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है, कैसा गति करता है दोस्तों, तब भू मध्य रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है दोस्तों। जब भू स्थिर यानी कि भू स्थिर उपग्रह को छोड़ा जाता है तो किस तरफ गति करता है, तो यह पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसे भी मिलाना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए यानी कि मिलाना है। वस्तु का भार तो वस्तु का भार जो है दोस्तों अधिकतम कहाँ होता है, तब पृथ्वी के सतह पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। दूसरा क्या है, वस्तु का भार घटता है, तो वस्तु का भार कहाँ घटता है दोस्तों, तो वस्तु का भार जो घटता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि पर करने पर घटता है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वस्तु का भार घटता जाएगा।
तीसरा क्या है, वस्तु का भार बढ़ता है। तो वस्तु का भार कहाँ बढ़ता है दोस्तों, तो वस्तु का भार बढ़ता है जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान होती है तो वस्तु का भार बढ़ता है। चौथा है, वस्तु का भार शून्य होता है। तो वस्तु का भार शून्य क्या होता है, शून्य बिंदु पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल कैसा होता है, तो अब केंद्रीय बल के बराबर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारहीनता होती है। तो भारहीनता कहाँ होती है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में होती है भारहीनता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनके समान होने की प्रतिबंध है कैसा, तो चाल जो है समान वृत्तीय पथ में गति करता है उसके समान होने के प्रतिबंध हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्षा के बूंदे गोलाकार होती है। तो वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होती है दोस्तों, तो क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होते हैं, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है, तो मौसमी तूफानी का संकेत देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है, तो अधिक होता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है दोस्तों, तो किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो किसी तत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ के पिघलने से बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो आयतन जो होता है दोस्तों बर्फ का घट जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, उसके आकार बढ़ जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी किसके बराबर हटाएगी, तो अपने भार के बराबर जब वह नाव पानी को हटाएगी तो वह जल में नहीं डूबेगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो बादल जो है वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, तो घनत्व कम रहने के कारण। किसके कारण, तो घनत्व को कम रहने के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। पूर्ण प्रत्यस्था वस्तु होता है, इसमें से आप लोगों को बताना कि कौन जो है पूर्ण प्रत्यस्थ वस्तु होता है। इनमें से कोई नहीं पूर्ण प्रत्यस्थ वस्तु है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबोया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, ऐसा किसके कारण संभव हो पाता है दोस्तों, तो केशिकत प्रभाव के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव होता है ठंडे सूप के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तब मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है दोस्तों, तब इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है, तो क्यों आसान होता है दोस्तों, क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है जिसके कारण
कट जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों, तो अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, रबड़ के अपेक्षिक रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्था है। तो रबड़ के अपेक्षा स्टील जो है दोस्तों अधिक प्रत्यास्था, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कथन दिए गए हैं, इसमें से विचार करना कि कौन सही है। तो पहला जो है कथन, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। तो यह बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा जो है दोस्तों, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक को कम दर्शाता है, यह भी जो है सही है। तो हमारा दोनों कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, फिर जो है कथन ही है तो कथन पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, क्वार्ट्ज फास्फर ब्रॉन्ज लगभग पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु के उदाहरण, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, गिल्ली मिट्टी कीचड़ तथा मोम का टुकड़ा पूर्ण सुघट वस्तु का उदाहरण है, ये भी जो कथन है दूसरा वाला भी, ये भी सही। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन ए और कथन दो दोनों सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तावरक तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तावरक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस्मिक किरण है। तो कॉस्मिक किरण कैसा किरण है दोस्तों, तो अवशेषित कण है। कैसा कण है, तो अवशेषित कण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास कितना होता है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। तो दूर संचार के लिए कौन सी तरंग प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो सूक्ष्म तरंग प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पराधावनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ओजोन लेयर में बाधा होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आदर्श कृष्णिका किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो सभी तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित कर सकती है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो सूक्ष्म तरंग विकिरण जो है दोस्तों, जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है, सूक्ष्म तरंग विकिरण की ऊर्जा जो है न्यूनतम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिकार परभक्षियों का या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तब प्रतिध्वनि निर्धारण घटना का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें से आप लोग को सजाना है कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होता है तो किस में होता है, और माध्यम क्या क्या दिया गया है, जल है और इस्पात है और नाइट्रोजन। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे कम किस में होता है दोस्तों, तो सबसे कम तो होता है नाइट्रोजन में, उसके बाद किस में होता है, तो जल में, उसके बाद किस में होता है, तो इस्पात में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ते क्रम में यही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रत होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है ठोस में अधिकतम होती है। किस में ज़्यादा होती है दोस्तों, तेज होती है, तो ठोस में तेज होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर
लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में धावने की चाल अधिकतम होगी? तो लोहा में जो है दोस्तों धावने की चाल अधिकतम होगी। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? धावनी तरंगें नहीं चल सकती है। तो धावनी तरंगें जो है किस में नहीं चल सकती है दोस्तों? तो निर्वात में नहीं चल सकती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? धावनी के स्रोत और प्रत्यावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूर होनी चाहिए जिससे कि प्रति धावनी स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 17 मीटर की डिस्टेंस होना, यानी 17 मिनट की दूरी होगा तो स्पष्ट धावनी सुनाई देगी एक दूसरे को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसा किसके कारण दोस्तों? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण चंद्रमा पर एक दूसरे व्यक्ति की बात आप नहीं सुन सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या है? प्रसव तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि विचार करना है किस तरंग पर? तो प्रसव तरंगों का। तो एक कीड़ों को नष्ट करता है, बिल्कुल सही। दूसरा में है एक कपड़ों से धूल हटाकर उसे साफ करता है, बिल्कुल सही। तीसरा, इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। चौथा, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल सही। यानी कि सभी कथन जो है दोस्तों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी सही। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और लगभग अपने शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण दोस्तों चमगादड़ जो होते हैं वो प्राधावनिक तरंगों उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी कि वह चमगादड़ प्राधावनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं, उनके द्वारा निर्देशित होती है, उन्हीं के द्वारा चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। एक कथन दिया गया है, इसमें से आप लोग को विचार करना है कि कौन सही है। पहला कथन जो है दोस्तों, हृदय अपसृत आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, धावने की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही। तीसरा है दोस्तों, मैक संख्या को धावने की गति में दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, प्रसव धावनी को आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 4 तीनों जो है दोस्तों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 4 जो है सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर संगत होता है। तो 100 डेसिबल कब 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर कब निकलती है दोस्तों? तो शोर शराबे वाली जगह पर। कहाँ निकलती है? तो शोर शराबे वाली जगह पर 100 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण होता है वहाँ पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल। कितना है दोस्तों? तो 45 डेसिबल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी कि जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर पर बजाया सकता है तो उसका जो ध्वनि का अंतर होता है किसके कारण आप अंतर कर सकते हैं? तो ध्वनि गुणवत्ता के कारण उस ध्वनि का अंतर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जा सकता है? अवरक्त किरण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो अवरक्त विकिरण के द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है तो आवृत्ति आरोपण। कौन सा तकनीक है दोस्तों? तो आवृत्ति आरोपण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे है? तो एक्स किरण जो है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता? तो ध्वनि के वेग पर कौन प्रभाव नहीं डालता है दोस्तों? तो आर्द्रता जो है दोस्तों ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर कथन दिया गया, इस पर विचार करना है आप लोग को, इसमें से सही कौन है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इस पर हम लोग को विचार करना है। पहला कथन जो है दोस्तों, ऊष्मा इंजन एक उपकरण है जिसके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरा कथन जो है दोस्तों, दूसरा कथन है दोस्तों, उच्च तापमान पर ऊष्मा का स्रोत ऊष्मा इंजन में अनिवार्य रूप में होता है तथा इसके पिस्टन तथा सिंक निम्न ताप पर होता है। ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन को पढ़ते हैं, यानी तीसरा कथन को पढ़ते हैं, डीजल इंजन में ईंधन के वाष्प तथा वायु का मिश्रण कार्य करने में प्रयुक्त होता है। यह भी सही है। चौथा कथन को पढ़ते हैं, पेट्रोल इंजन की क्षमता डीजल इंजन से अधिक होती है। यह गलत है दोस्तों। तो हमारा कौन कौन कथन सही है, तो 1, 2 और 3 जो सही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह भी जो है दोस्तों, इसको भी सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची ए को सूची 2 से मिलाए समतापी प्रक्रम में। तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों, तो ताप सदा नियत होता है। ताप कैसा होता है समतापी प्रक्रम में, तो टेम्परेचर जो है हमेशा नियत होता है। दूसरा को पढ़िए, यानी ऑप्शन नंबर बी को, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है तो दोस्तों, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है दोस्तों, ऊष्मा सदैव यानी कि हीट जो होता है सदैव नियत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए, समदाबी प्रक्रम में। तो समदाबी प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों, तो दाब सदैव नियत होता है, यानी कि इसमें प्रेशर नियत होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को अगर पढ़ते हैं, तो सम आयतनिक प्रक्रम। तो सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें आयतन नियत होता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी जो है दोस्तों मिलाने वाला है। चलिए इसको भी हम लोग मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं संवहन। तो संवहन सूची ए को सूची 2 से मिलाना। तो संवहन का काम क्या है दोस्तों, तो ऊष्मा रूपांतरण के कारण ऊष्मीय पदार्थ में वास्तविक गति। तो ए का हो जाएगा, ऊष्मा का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, विकिरण। तो विकिरण का हो जाएगा ऊष्मा वैद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण रूप में निकलती है। तो बी का हो जाएगा 4, 1 मिनट, बी का हो जाएगा 4। और चालक का हो जाएगा दोस्तों 1, यानी कि ऊष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं में संगठन होता है चालक में। और डी का हो जाएगा ऊष्मा संचारक। तो ऊष्मा संचार डी का हो जाएगा 2, यानी ऊष्मा संचारण का वस्तु में एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह भी जो है दोस्तों मिलाने वाला, इस चैप्टर में सिर्फ मिलाने वाला ही है। सूची ए को तो सूची 2 से मिलाइए। तो इसको भी मिलाइए दोस्तों, मिलाते चलते हैं इसको भी। ऊष्मा गति का शून्यांक नियम किस पर आधारित है दोस्तों, तो ये आधारित है ताप की संकलन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ऊष्मा गति का शून्यांक नियम क्या प्रदान करती है दोस्तों, तो ताप की संकल्पना प्रदान करती है। तो ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा क्या दोस्तों, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम था। ये आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करती है दोस्तों। तो 2 का हो जाएगा 2। और सी का ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम होता है दोस्तों, तो इंजन की क्षमता सदैव इकाई कम होती है। तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और डी पढ़ते हैं, पूर्ण चक्र में परिवर्तन होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु का ताप दर्शाता है। तो वस्तु का ताप क्या दर्शाता है दोस्तों, तो वस्तु का ताप जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को सही आंसर बताना है कि वस्तु का ताप क्या दर्शाता है। तो वस्तु का ताप दर्शाता है दोस्तों वस्तु के अणुओं को औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए करने के लिए बोला था, निम्न कथन पर आप विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो उनके अपने आप तापमान पर, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से किस में संवहन होता है? तो केवल द्रव और गैस में जो है दोस्तों सिर्फ संवहन होता है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सफ़ेद तथा एक चिकनी सतह है, एक सफ़ेद जो है खराब अवशोषक है तथा एक चिकनी सतह जो है ऊष्मा की अच्छा परिवर्तक होता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। रेल की पटरियों के जोड़ के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि मौसमी तापमान परिवर्तन के कारण पटरियों विकृत होने से बचते हैं। जब गर्मी के समय आता है तो पटरी जो है दोस्तों गर्मी के कारण फैलता है, जिसके कारण इसलिए वहाँ का जो है स्पेस छोड़ा जाता है, थोड़ा बीच में जगह छोड़ा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी निकाय के विशिष्ट ऊष्मा क्षमता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो निकाय के पदार्थ पर निर्भर करती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम, तांबा, चमकदार स्टील की ऊष्मा चालकता को बढ़ता हुआ क्रम है। चमकदार स्टील, एल्युमिनियम और तांबा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो इसका तापमान क्या होता है दोस्तों? तो घटता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायुमंडल में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है क्योंकि यह अवशोषित क्या करता है दोस्तों? तो सौर विकिरण का अवरक्त भाग को अवशोषित करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होता है, ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? तो द्रव से अधिक फैलती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस जो है द्रव से अधिक फैलती है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला कौन है? तो सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला जल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों में पाइप अक्सर फट जाते हैं क्योंकि पाइप में उपस्थित जल जमता और जमने पर जल प्रसारित होता है जिस कारण पाइप फट जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टीन की चादर के नीचे नहीं, क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेती है, जिसके कारण हम लोग पेड़ के नीचे ठंडे महसूस करते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाया जाए तो यह टुकड़े परस्पर चिपक जाते हैं, किसके कारण? तो ज़्यादा दाब पर बर्फ का गलनांक घट जाता है जिसके कारण वह आपस में चिपक जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? तापवर्धन और परिवर्तन का परिणाम है दोस्तों इंद्रधनुष। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर सीवी रामन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया?
तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कंपानी ने किया। किसने किया? तो नरिंदर कंपानी ने किया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी जब रहेगी दर्पण, तो वह व्यक्ति अपने पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश के रंग किससे निर्धारित होता है दोस्तों? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है। तो पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन है दोस्तों? तो लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रैफिक सिग्नल के लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों यूज होता है दोस्तों? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होती है दोस्तों सर्वाधिक होती है, इसके लिए ट्रैफिक में लाल प्रकाश का यूज होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन दिया गया है और इस पर विचार करना है। कथन क्या क्या है? प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है? प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है, बिल्कुल सही है ये भी। और चौथा कथन जो है दोस्तों, प्रकाश के विवर्तन के तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है, ये भी सही है। तो चारों जो कथन है दोस्तों सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका कारण है। तो समुद्र का पानी क्यों नीला दिखाई देता है दोस्तों? तो क्योंकि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को अवशोषण होना, यानी कि जल के जो अणु है वो नीले रंग के छोड़कर बाकी सभी रंग को अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण समुद्र का जो पानी है नीला दिखाई देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? कथन और निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष है। तो देखिए क्या कह रहा है? साफ असमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, जी नहीं, ये गलत है। दूसरा है कथन, वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, जी नहीं, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, बिल्कुल यह सही है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है काला दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र एक कैमरे के समान है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो नेत्र लेंस क्या बनाता है दोस्तों? तो दृष्टि पटल पर पिंड का उल्टा और वास्तविक क्या बनाता है? नेत्र लेंस तो दृष्टि पटल पर पिंड का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो आकाश में इंद्रधनुष जो है दोस्तों सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
सूर्य का प्रकाश का परावर्तन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सूर्य प्रकाश का परावर्तन के कारण, यानी ये तीनों के कारण बनता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है। तो निकट दृष्टि दोष जो एक बीमारी है वो किससे जुड़ी है दोस्तों, तो आँख से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा, तो वह दर्पण जो है दोस्तों समतल या उत्तल होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय यंत्रों में लेंस का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है, तो अपवर्तन। किस परिघटना के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है दोस्तों, तो अपवर्तन के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है, तो त्रिजुरेखीय संचरण के सिद्धांत पर जो है छाया बनती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तब यदि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कौन सी परिघटना होगी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है परिघटना होगी दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कैसा होता है दोस्तों, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस घटना में जो है इंद्रधनुष में रंग होते हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी ही प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विरल से संघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है। यह जो कथन है दोस्तों सत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोटर में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी मोटर में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो वो होता है उत्तल दर्पण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस में, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से अवतल लेंस काम करता है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटो कैमरा में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है, तो फोटो कैमरा में जो लेंस होता है दोस्तों वह होता है उत्तल। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस अथवा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है दोस्तों, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजली का खपत का बिल
किसके मान पर आधारित होता है? तो वाट के मान पर आधारित होता है दोस्तों। किसके मान पर आधारित होता है? तो वाट के मान पर आधारित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता को जो यूनिट होती है दोस्तों वह मोह क्यू होती है। क्या होती है? मोह क्यू इन्वर्स होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज में जो प्रयुक्त होता है तार उसका विशेषता निम्न प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? तो समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है दोस्तों घरेलू बिजली में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वो होती है आर्गन और साथ में क्या भरा रहता है? तो मरकरी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उससे उसके लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? तो तार का नया प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों R/4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? पढ़िए। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प संदीपक का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा क्या है? CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है। गलत बात है। तीसरा में क्या है? LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है हमारा सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हम लोग का सही आंसर है 1 और 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो घटेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होते हैं दोस्तों किस तरह से प्रयोग होते हैं? तो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर को किसके लिए यूज करते हैं? तो AC वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? तो रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध R एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R/N² होगा दोस्तों। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाला किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। तो यह नियम किसका है दोस्तों? तो ओम का नियम है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है दोस्तों वह होता है ओम मीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक शुष्क सेल में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन को देखिए। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो अमोनिया क्लोराइड में अपघट्य होता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार के जो बैटरी में होते हैं कौन सा विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन को देखिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु है। तब विद्युत फ्यूज में कौन कौन से धातु मिश्र धातु इस्तेमाल किए जाते हैं? तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। यानी विद्युत फ्यूज में जो इस्तेमाल किया जाता है मिश्र धातु वो कैसा होता है? तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तब विद्युत रोधी कहते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, पढ़िए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी जो है दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या है? एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? सभी चालक बराबर, सभी चालकों पर बराबर। यानी एक चालक की जो चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है वो कैसे करता है? तो सभी चालकों पर बराबर निर्भर करता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण भारण सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक और कुचालक क्रमशः निम्न है। तो विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक कौन है? चांदी। और कुचालक कौन है? तो सीसा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं 4, इस पर विचार करना है, बताना कौन सही है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होता है, जी हाँ ये भी सही है। तीसरा क्या है? स्पर्श या धारामापी, स्पर्श या धारामापी का उपयोग स्थिर धारा के मापने में किया जाता है, यह जो है गलत है। चौथा देखिए क्या बोला? फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए गए हैं, ये सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। तो हमारा सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 4 जो है सही है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होगा? तो इनकी शक्ति जो है दोस्तों घट जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन है और इसको आपको बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले इसे छोटा कर लेते हैं, थोड़ा लंबा कथन। चलिए छोटा हो गया। कथन क्या है? देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबकीय से आकर्षित होते हैं, जी नहीं ये तो गलत है। दूसरा क्या है? अस्थायी चुंबक कोबाल्ट का होता है, हो सकता है, जी हाँ ये सही है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? टेस्ला इकाई है। तो टेस्ला किसकी इकाई है दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है टेस्ला। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 है तो पदार्थ है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 है तो पदार्थ कैसा है दोस्तों? तो प्रति चुंबकीय है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकत्व की विधि है। तो चुंबकत्व की विधि है कैसी दोस्तों? चुंबक की विधि कौन सी है? तो चुंबक को पीटना जो है चुंबक की विधि है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर निश्चित वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह करेगा। तो यह क्या करेगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिना पथ परिवर्तन के लगातार उसी गति से गतिमान होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण होता है पदार्थ में चुंबकत्व। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने परखा था? यानी परखा था या
तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने परखा था दोस्तों? तो ऑर्स्टेड ने। किसने? ऑर्स्टेड ने। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर, यानी चुंबकीय जो कंपास की सुई है दोस्तों उत्तर और दक्षिण की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर इंगित करती है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तब बिस्मथ जो है दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होनी चाहिए कैसे दोस्तों? तो एक दूसरे से समांतर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक जो है दोस्तों इस्पात से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदैर्ध्य में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा का ध्रुव होगा तो आधा होगा दोस्तों। प्रत्येक टुकड़ा का ध्रुव क्या होगा? तो आधा होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? टिकती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सभी चुंबकीय पदार्थ का अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, यानी कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को ज़्यादा गर्म करिएगा तो उसका चुंबकीय गुण जो है कम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तनु चुंबकीय पदार्थों से संबंध है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन से सत्य है। अरे यहाँ कथन पढ़िए। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि वैद्युत रेखाएं नहीं। बिल्कुल यह सही है। दूसरा क्या है? वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाते हैं जबकि चुंबकीय रेखाएं नहीं। यह गलत है। और तीसरे क्या? वैद्युत तथा चुंबकीय बल रेखाएं दोनों बंद वक्र बनाती है। तो ये भी गलत है। तो हमारा सही केवल कौन है? 1, यानी पहला वाला जो कथन है हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी जो है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से है। तो देखिए कथन क्या क्या दिया गया है। एक चुंबकीय क्षेत्र में तो अवशेषित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है। बिल्कुल यह गलत है, लगता है। दूसरा क्या है? अवशेषित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है। ये भी गलत है। तीसरा क्या है? यदि अवशेषित कण पर बाहरी बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिमान होगा। यह सही है। चौथा क्या है? यदि अवशेषित कण पर बाहरी बल लगा तो वह चुंबकीय बल रेखाओं से गतिमान होगा। यह गलत है। केवल सही कौन है? तो 3। केवल 3 वाला जो कथन है दोस्तों हम लोग का सही होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये भी जो है कथन और निष्कर्ष से ही है दोस्तों। देखिए कथन क्या क्या है। चुंबकीय मोनोप्लस एक ध्रुवीय नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की दो छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। ये गलत है। चौथा क्या है?
कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय तथा लोहा अनुचुंबकीय है। बिल्कुल सही है। तो हमारा 3 कथन जो है सही है, 1, 2 और 4 जो है कथन सही है दोस्तों। सॉरी, 1, 3 और 4 सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्यूरी तापमान कहलाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अवशेषित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा कब? जब v तथा b लंबवत होंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक अवशेषित कण को एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, हमेशा शून्य होगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पढ़िए। कथन, जब अर्धचालक की डोंपी की जाती है तो चालकता बढ़ती है, सही बात है। दूसरा क्या, चालकता घटती है, गलत है। तीसरा क्या, प्रतिरोध बढ़ती है, गलत है। और चौथा क्या, प्रतिरोध घटती है, यह सही है। तो 1 और 4 जो है कथन हमारा सही होगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों? तो छिद्र बहुत संख्या वाहक तथा इलेक्ट्रॉन बहुत कम वाहक होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जब आर्सेनिक को सिलिकॉन के अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम कैसा देता है दोस्तों? तो एन टाइप के अर्धचालक देता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पी एन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई होती है तो कैसे होती है दोस्तों? तो उत्क्रम अभिनति के तहत बढ़ती है। पी एन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई जो है दोस्तों उत्क्रम अभिनति के तहत बढ़ती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, एक शुद्ध अर्धचालक में होता है? तो एक शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों? तो ताप बढ़ने से परिमिति प्रतिरोध जो है घटता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अतिचालक वे तत्व हैं जो बहुत कम ताप पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि धारावाहकों की संख्या घनत्व बढ़ता है तथा विश्रांत समय घटता है, परंतु विश्रांत समय के प्रभाव का घटना संख्या घनत्व में वृद्धि से बहुत कम होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पी एन जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है जिसका कारण क्या है? तब पी एन जंक्शन में डायोड धारा विपरीत धारा होती है किसके कारण दोस्तों? तो अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होने के कारण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कण को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोटॉन को दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी सितारों में जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, तो किसके कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन से उन लोगों का अक्षय ऊर्जा का निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना जो दोस्तों नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सौर सेल। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन वाला है दोस्तों, इस पर देखना कौन सा कथन सही है। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा है दोस्तों, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। जी नहीं, ये जो है गलत है। दो वाला कथन तो हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या है, तुरंत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा मंदित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और चौथा कथन क्या है, विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त प्रत्येक न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करते हैं। यह भी सही है, सॉरी यह भी जो है गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा 1 और 3 जो है हमारा सही आंसर होगा, कथन 1 और 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर दोस्तों आणविक भट्टी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। यह वास्तव में क्या है? तो रेडियो आइसोटोपस है। क्या है? तो रेडियो आइसोटोपस है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो कौन सा प्रचुर मात्रा में ईंधन है दोस्तों? थोरियम है। कौन सा है? तो थोरियम। अब बढ़ते हैं हम लोग, थोरियम होना चाहिए, इसे डॉट पर आप लोग लगा लीजिए, रख लीजिएगा इसको, क्योंकि यूरेनियम थोरियम ही प्रचुर मात्रा में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो थोरियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है भारत में दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ी में 1 घंटा लग जाएगा। कुछ लोग का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत को थोरियम के नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? तो इस पर कथन है, इस पर हमको निष्कर्ष देना है। तो सही निष्कर्ष कौन होगा? देखिए, प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं ज़्यादा भंडार है। बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या है, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये भी सही है। और तीसरा क्या है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेही अपाधे उत्पादित करता है। तो ये भी जो है दोस्तों सही है। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है।
अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो कैडमियम जो है दोस्तों परमाणु श्रेणी के ईंधन में, परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, बाकी जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है। तो हीलियम जो है दोस्तों ईंधन नहीं है, बाकी तीनों ईंधन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कैल्शियम का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो लेड का है दोस्तों, लेड जो है परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। तो मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा यूरेनियम समस्थानिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा यूरेनियम 235 जो है यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है दोस्तों विद्युत उत्पादन करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। तो कल्पक्कम में क्या है दोस्तों। तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है दोस्तों। तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये सब क्या है, तो ये सब परमाणु संयंत्र केंद्र है। और कारापाड़ा कहाँ है दोस्तों। तो काकरापाड़ा जो है गुजरात में है। और ट्राम्बे तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो किस रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। तो विमंदक के रूप में यूज किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस से मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल को जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों के उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। तो स्माइलिंग बुद्धा था दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पोखरण परीक्षण 2 कब किया गया था। तो पोखरण परीक्षण 2 11 मई 1998 को किया गया था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में पड़ता है। तब पोखरण जो है दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यही अंतर है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय कितना लगेगा। तो 8 महीना लगेगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि यह पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। तो एडवर्ड टेलर द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया। किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? तो वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था दोस्तों। किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो नोल और रुस्का ने किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोएंटगन ने किया था दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मार्टिन कपूर ने किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मैडम इसमें से हम लोग को क्या करना है, निम्न में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। जो गलत है उसे हमें चिन्हित किया था। मैडम क्यूरी डायनामाइट की थोड़ी खोज की थी, यही फर्स्ट वाला ही हमारा गलत है, बाकी सब सही है। मैडम क्यूरी तो रेडियो धार्मिक तत्व की खोज किया था। J.L. बेयर्ड टेलीफोन की खोज की, सही है। J.L. बेयर्ड A.G. बेल टेलीफोन का खोज किया और J.L. बेयर्ड टेलीविज़न का खोज किया और जेम्स वाट जो है स्टीम इंजन के खोज किए थे। बाकी जो है यह गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। इसे भी मिलाना है। निम्न में से सुमेलित नहीं, यानी कौन जो है सही नहीं है? तो सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता करता है, गलत है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? यही होगा। बाकी मैनोमीटर दाब को मापता है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन होता है और कार्डियोग्राफ हृदय तल को मापता है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी हम लोगों को गलत छांटना है कि गलत कौन वाला है। टेनिमोमीटर वायु की चाल को मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है और टैकियोमीटर दाबांतर को मापता है, यह गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सही मिलाना है दोस्तों। तो सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग जो दोस्तों घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग को मिलाना है अगला क्वेश्चन को, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो अमीटर, तो अमीटर का काम क्या है दोस्तों? तो अमीटर का काम है धारा को मापना। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापना। और बैरोमीटर का काम क्या है दोस्तों? तो बैरोमीटर का काम है दाब को मापना। स्प्रिंग तुला का काम क्या है दोस्तों? तो भार को मापना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये भी मिलान करने वाला है। तब भूकंप, भूकंप को कौन मापता है दोस्तों? तो सीस्मोग्राफ मापने की इकाई, भूकंप मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ। ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो अल्टीमीटर। और विद्युत धारा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो अमीटर। और प्रतिरोध को किस में मापते हैं? तो ओम में मापते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो निक होलोनायक ने किया था। किसने किया था? तो निक होलोनायक ने किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन खगोलीय दूरी की इकाई है? तो पार्सेक जो है दोस्तों खगोलीय दूरी की इकाई है। बात है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का द्रव्यमान, तो एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक राशि है दोस्तों, बिल्कुल सही। मौलिक राशि ये भी सही, अदिश राशि भी हो सकता है, ये भी सही। तो ये तीनों हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स किरणों की खोज के लिए किस जर्मन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रोएंटजन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2018 में लेजर तकनीक में महत्वपूर्ण खोज हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? तो जेरार्ड मैरो को भी मिला था, आर्थर एस्किन को भी मिला था, और दोनों स्ट्रिकलैंड को भी मिले थे, यानी सभी को मिला था दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्था है, तो भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसे मिलाना, सूची ए को सूची 2 के साथ हम लोगों को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। भारतीय भौतिक प्रयोगशाला, तो कहाँ है दोस्तों भारतीय भौतिक प्रयोगशाला? तो यह है नई दिल्ली में। दूसरा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, तो यह कहाँ है? तो यह पणजी में है दोस्तों। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ? तो पूना में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तापमीटर का काम क्या है दोस्तों? तापमीटर का काम है दोस्तों विद्युत धारा, यानी कि मापना, विद्युत धारा को मापना। तापमीटर का काम क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को मापना। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? तो अब सापेक्ष आर्द्रता को मापना। और बैरोमीटर का काम क्या है दोस्तों? तो दाब को मापना। और स्प्रिंग तुला का काम क्या है? तो भार को मापना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसा तो लगता है कि ये पिछले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो यहीं पर पूरा फिजिक्स जो है आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि पीछे ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो कृपया इसे शुरू से लास्ट तक एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा क्योंकि अभी हमको सर्दी हुई है।